सो हे एवरीबॉडी, एक बार फिर से आप सबका हेल गार्डन में स्वागत है। ये है बैटल थ्रू द हेवंस फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 406 और इसमें ज्ञान को कोई दिल दहला देने वाली सच्चाई है मालूम पड़ेगी। अगर आप मिस्टीरियस चीजों को जानने में इंटरेस्ट रखते हो तो एपिसोड को बिल्कुल लास्ट तक देखना। जैसे पहले हम एपिसोड को शुरू कर रहे हैं, कमेंट्स में लिख के बताओ कि इस सीजन आपको कौन कौन से डोंगा पसंद आ रहे हैं। पिछले पार्ट के एंड में डीमन एम्पर ने उन दोनों व्हाइट किंग के साथ साथ रेड किंग को भी खत्म कर दिया था। मजा तो बहुत आया था उसमें। हालांकि इस डीवन वर्ल्ड तो बच गया होता है, लेकिन डीवन किंग्स के विंग्स जो कि फालतू में कोराम मचा के रख रहे थे, अब टाइम आ चुका था जब इनकी क्लास लगे। उस टेरिफाइंग प्रेशराइजिंग ऑरे के सामने टियानशिन टैरेंट और व्हाइट बोन डीवन किंग दोनों ही अपनी खोपड़ी को जमीन पे लगा देते हैं। बाकी लोग भी घुटनों पे आ जाते हैं। ये कहते हैं लॉर्ड हम दोषी हैं। चलो अब आगे का सीन। सबसे पहले हमें डीवन एम्पर की गरजती हुई आवाज सुनाई दी थी। वो हम करके बोलते हैं, मेरी सीन के दौरान तुम लोगों ने बैटल और सत्ताक की भूख में पूरे डीवन वर्ल्ड को तोड़ के कियोस में बदल दिया है। तुम्हारी आपसी लड़ाइयों ने हमारी दुनिया की वाइटल एनर्जी को इतने नीचे स्तर पे ले जाके रख दिया। बताओ मैं इसका दोष कैसे दूं? ओल्ड मंकी और ओल्ड स्कॉर्पियन जो कि रिइंकार्नेशन लेवल के पावर हाउसेस थे, वो तुरंत ही बोलते, लॉर्ड अब दोनों व्हाइट किंग्स और रेड किंग्स खत्म हो चुके हैं। ये भारी इविल रेस को इसकी खबर मिलेगी, उनका गुस्सा जरूर बढ़ेगा। मास्टर आपकी पावर इनविंसिबल है, लेकिन हमें और भी ज्यादा रिइंकार्नेशन लेवल के पावर हाउसेस की जरूरत पड़ेगी। हालांकि व्हाइट बोन डीवन किंग और टियानशिन टैरेंट दोनों ही इस डीवन वर्ल्ड के गुनहगार हैं, लेकिन स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए इनका जिंदा रहना जरूरी है। डीवन एम्पर जानते थे कि दोनों क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तब भी कुछ समय तक शांत रहते हैं। फिर वो गहरी आवाज में कहते हैं, मौत की सजा से तो बच जाओगे, लेकिन तुम्हारी जिंदगी को मैं सजा बना दूंगा। तुम दोनों मेरे साथ कुछ सालों तक रहोगे अगर तुमने आगे की बैटल्स में अच्छा परफॉर्म किया, जैसे तुम अपने अपराधों को कम कर सको। वरना याद रखना कि मैं रूथलेस हूँ। टैरेंट और बोन डीवन किंग दोनों बोलते हैं, थैंक यू लॉर्ड। इनकी आंखों में आंसू निकल रहे होते हैं। रिजेंटमेंट यानी कि नफरत का तो कोई सवाल नहीं उठता था। अगर बाकी के पावर हाउस ने दखल न दिया होता तो डीमन एम्पर के डीमन कोर को तोड़ के उनकी सोल को रिफाइन जरूर कर देते। डीमन एम्पर अपने हाथ को वेव करके बोलते हैं, अब जाओ एंशिएंट बैटलफील्ड को स्टेबल करो। हमारी दुनिया जैसे तुम लोग हजारों सालों से तोड़ते आए हो, अब वो समय आ चुका है जब ये फिर से एक हो जाए। ओल्ड मंकी, तुम अपने लोगों को लेके पूरे डीमन वर्ल्ड की पावर्स को इकट्ठा करो। अगर कोई रेस्ट करने की कोशिश करता है तो उसे खत्म करने की पूरी परमिशन है। बाद में सबका हिसाब किया जाएगा। डीमन एम्पर के मुंह से एक के बाद एक ऑर्डर्स निकल रहे थे। बेसिकली अब डीमन वर्ल्ड की सफाई का टाइम था। टाइम तो आ चुका था जब हम भी सीन को शिफ्ट करें। ये वही डिमोनिक फेड केव होती है जो कि 10,000 डीमन किंग डीमन वर्ल्ड की जिम्मेदारियों को लेने के लिए जा चुके थे। यहाँ रहने वाले होते हैं बस फ्लेम बीस्ट, हेशा लोंगलिंग और जियान। स्पेशली जियान अपने आप को एक अलग ही अवस्था में महसूस कर रहा था। वो कहता है, अजीब बात है, आखिर हो क्या रहा है। उसे याद था कि बाहर डीमन एम्पर ने जो अपने ऑरे को स्टेबलाइज करना शुरू किया था, उसकी सोल को एक अजीब सी जगह पे खींच लिया गया। यहाँ बस 3 लाइट स्पीयर्स होते हैं, हर एक अलग रंग का, और ये जियान की सोल के सामने फ्लोट कर रहे थे। काफी देर तक जियान लाइट स्पीयर्स को देखता रहता है, लेकिन उसे कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। वो सोचता है, स्फीयर्स वही तीनों डिवाइन आर्ट्स नहीं लग रही हैं जिन्होंने डीमन एम्पर को सील करके रखा था। घोस्ट वर्ल्ड की सोल ट्रांसमिशन, डेवल वर्ल्ड की डेवल हार्ट ईट्स गॉड और बुद्धा वर्ल्ड का जेन माइंड ब्रह्मा आर्ट। लेकिन ये मुझे कैद क्यों कर रहे हैं? तभी जियान की सोल में से भूज की आवाज साथ एक ग्लो निकलता है। उसके सामने क्रिस्टल टूट के गिर पड़ा था। जियान इस चीज को देख के बोलता है, इविल क्रिस्टल डीमन ब्लॉक। ये वही चीज थी जैसे उसने 10,000 डीमन किंगडम के उस ऑक्शन हाउस से हासिल किया होता है। जैसे क्रिस्टल अपीयर होता है, बस की आवाज के साथ वो तीनों अलग अलग रोशनियों के गोले उसे पाउडर में बदल देते हैं। लेकिन इस पाउडर में ऐसे एंशिएंट शब्द उभरने लगे थे जिन्हें फील करके जियान की रूह कांप जाती है। वो शौक के साथ कहता है, ये तीनों डिवाइन आर्ट्स के कल्टीवेशन रूट्स हैं। उसका फ्लेम मंत्र कंट्रोल में नहीं रहता है, वो सीधा इन तीनों स्पीयर से जुड़ जाता है। बेसिकली अभी तीनों कल्टीवेशन मेथड्स जियान की कल्टीवेशन पाथ का हिस्सा बन चुके थे। हेल्पलेसली जियान ने अपनी आंखों को बंद करके डिवाइन आर्ट्स को सेंस करना शुरू कर दिया होता है। वो खुद से बोलता है, शायद मैं पूरी तरीके से रीजन नहीं जानता हूँ, लेकिन ये तीनों डिवाइन आर्ट्स बेसिकली इतने अलग होते हैं जिन्हें एक दूसरे का दुश्मन कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। लेकिन जियान के अंदर जो फ्लेम मंत्र होता है, उसके प्रभाव के सामने एकदम भीगी बिल्ली बन जाते हैं। जियान को कोई रेजिस्टेंस फील नहीं होता है। ऑफ कोर्स इन्हें प्रैक्टिस करने का जियान का कोई इरादा नहीं था, लेकिन फेंजू यानी कि फ्लेम मंत्र की स्ट्रेंथ इन 7 डिवाइन आर्ट से भी ऊपर है और वो चाहकर भी इनमें से 3 को भूल नहीं सकता है। खैर, इसका एक मतलब ये है कि उसे फ्यूचर में जब भी मौका मिलेगा, वो इन तीनों रियल्स में जाने के बाद भी सुरक्षित रह पाएगा। भले जियान को भी एहसास ना हो रहा कि उसके लिए कितनी बड़ी फायदे की बात है, लेकिन समय सब क्लियर कर देगा। हम सीन को ले जाते हैं बाहरी दुनिया में, जहाँ पे हेशा लोलिंग की नजरें लगातार जियान के ऊपर टिकी होती है। जियान बिना हिले डुले अरोरा की जमीन पे खड़ा हुआ था। उसकी सिचुएशन को देख के हेशा लोलिंग कहते हैं, लड़का आखिर इसके साथ चल क्या रहा है? ये जगह डीवन फील्ड की
सेफ हेवन का हिस्सा थी। इसकी डीप मिस्ट्रीज और उन अनजाने खतरों की वजह से ईशा लोलिंग अपने आप को हमेशा अलर्ट मोड में रखते हैं। हाउएवर अभी वो नोटिस नहीं कर पाते हैं कि जियान के चेस्ट से होके उसके शरीर में कई अजीब अजीब से पैटर्न्स फैलने लगे हैं। इनमें कहीं बुद्धा वर्ल्ड की जेन पावर होती है तो कहीं डेवल वर्ल्ड का ऑरा। एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है जब यहाँ की हवाएं शावू शावू की आवाजों के साथ बहुत तेजी से चलने लगी थी। वो तीनों डिवाइन सीलिंग पावर जियान की तरफ उमड़ती है। ईशा लोलिंग के पसीने छूट जाते हैं। वो दादी मीस के बोलते हैं डैम, इतनी खतरनाक पावर, इससे तो लॉर्ड डीमन एम्पर भी हिल जाएंगे। फिर ये बच्चे से कैसे सह सकता है। इस उलझन की वजह से उनका दिमाग जलना जाता है। लेकिन ये वो पल होता है जब उस फ्लेम बीस्ट की आंखें अचानक से खुलती हैं। उसकी नजरें सीधे जियान के ऊपर गई थी। स्पेस में गूंजती तेज दहाड़ की आवाज। वो फील कर पाता है कि जियान के अंदर कुछ बदल गया था। वेंगोम की साउंड से स्पेस ट्रेम्बल होता है। वो 5 रंगों की होली फ्लेम जियान को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करने लगती है। जब वो सीलिंग पावर्स जियान की होली फ्लेम के पास आई थी, इन्हें की बार में रिफाइन करके अब्सॉर्ब कर लिया गया था। ये प्रक्रिया चलती रहती है कई मिनट्स तक। फिर धीरे से जियान की आंखें खुलती हैं। वो हल्की आवाज में कहता है सीनियर लॉन्गलैंग। ईशा लोलिंग उसे हैरानी से देख रहे होते हैं। वो पूछते हैं क्या सब ठीक है। वही में फ्लेम बीस्ट तो इतना खुश था कि वो जियान के ऊपर कूद पड़ता है। उसकी फ्लफी बॉडी जियान से लिपट जाती है। जियान हंस के कहते हैं आउच लिटिल गाय, तुम कुछ ज्यादा ही शरारती हो गए हो। लेकिन इस इंस्टेंट में आसमान में कुछ रिपल्स बनी थी। वर्ड में से एक फिगर निकलता है। जियान फटाक से हाथ कब करके बोलता है सीनियर डीमन एम्पर। अभी डीमन एम्पर की अपीयरेंस पहले से बिल्कुल अलग लग रही थी। उनका ऑरा इतना डीप हो चुका होता है कि जियान उसे बिल्कुल महसूस नहीं कर पाता। इस लेवल की एंटिटी को समझने के लिए कम से कम उसके एंगल मास्टर गोल्डन ड्रैगन के लेवल की पावर की जरूरत पड़ेगी। डीमन एम्पर स्माइल के साथ कहते हैं अब डीमन वर्ल्ड शांत हो चुका है। जब ये कैजुअल वर्ड्स जियान और ईशा लोलिंग के कानों में जाते हैं, इन दोनों के दिल कांप जाते हैं। आखिरकार इन्हें अच्छे से पता था कि डीमन वर्ल्ड में कैसी सिचुएशन है, लेकिन इतने कम समय में सब कुछ स्टेबल कर पाना। डीमन एम्पर की नजरें टिक गई होती हैं जियान के ऊपर। वहाँ फ्लैश होती है एक डिवाइन लाइट। वो कहते हैं बच्चे, मेरे पास शाओक्लैन के पेट्रिया के द्वारा छोड़ी हुई एक चीज है जिसे तुम्हें देना है। जियान नोट करता है। डीमन एम्पर कुछ समय तक शांत रहते हैं। फिर बोलते हैं ठीक है, चलो इसे फ्यूचर पे छोड़ देते हैं। ऐसा लग रहा था वो एक बड़े डिसीजन को ले चुके हो, और उनकी आंखों की चमक से जियान समझ गया था कि वो डिसीजन क्या है। वो डीप बाउ करके बोलता है शाओक्लैन का डिसेंडेंट आपको धन्यवाद देता है। डीमन एम्पर कहते हैं नहीं, मुझे थैंक यू मत बोलो। सच कहूँ तो इस बार डीमन वर्ल्ड को बचाने में अगर तुम्हारी हेल्प न होती तो आज ये दुनिया शायद तबाह हो जाती। असल में मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर उनका ध्यान जाता है ईशा लोलिंग के ऊपर। वो कहते हैं ड्रैगन वुल्फ डीमन सप्रेशन प्रिजन में जो मैंने जाना पहचाना ऑरा फील किया, क्या ये उसका है। गुस्से और रिग्रेट की वजह से ईशा लोलिंग की बॉडी ट्रेम्बल होने लगती है। उसे झुका के बोलते हैं लॉर्ड में असफल रहा। जियान को सीधा ले जाते हुए हमारे ऊपर हमला हुआ था, लेकिन मिस्टर लियूयन ने हमें बचाया। लेकिन होली सीक्रेट्स 4 विंड एंजल ने उनके ऊपर एक घातक वार किया था। अभी इनकी सिचुएशन कैसी है मुझे नहीं पता। इस मोमेंट में महसूस करता है कि यहाँ का स्पेस बहुत ही अनस्टेबल हो गया है। स्पेस जगह जहाँ पे चरमराने लगता है। डीमन एम्पर अपने हाथों को क्लेंच करते हैं, बट वो कुछ सेकंड्स के बाद गहरी सांस लेके कहते हैं ठीक है ड्रैगन वुल्फ, तुम्हारी इसमें गलती नहीं है। वो सडनली जियान की तरफ मुड़े थे। डीमन एम्पर कहते हैं जियान, मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है। जियान के एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं। वो सीधे बोलते हैं सीनियर प्लीज ऑर्डर करिए। डीमन एम्पर की आवाज में पहली बार वो नरमी आई थी। वो कहते हैं अगर पॉसिबल हो तो जब तुम दो दी कॉन्टिनेंट लौटो तो छिपके उसकी हेल्प करना। मुझे लुईन हर कीमत पे वापस चाहिए। जियान नोट करके कहते हैं हालांकि मैं वादा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा दूंगा। डीमन एम्पर भी सिर लाते हैं। वो कहते हैं मैं अभी सील से निकला हूँ। अपनी पावर्स को पीक तक रिकवर करने के बाद डीमन वर्ल्ड को फिर से एकजुट करने में समय लगेगा, लेकिन जब वो सब पूरा हुआ तो मैं खुद होली सी के ऊपर हमला करूंगा। उसके लिए मुझे कैसे भी कीमत चुकानी पड़े। ये शब्द बिल्कुल हल्के नहीं थे, इनमें दुनिया को हिला देने वाली पावर थी। डीमन फेट केव की फ्लक्चुएशंस वॉलेंट हो जाती हैं, जैसे डीमन एम्पर के गुस्से को फील कर पा रही हूँ। सिचुएशन को महसूस करके ईशा लोलिंग बोलते हैं मास्टर, पॉलिसी बहुत ही पावरफुल फोर्स है और इनका बेस है डुइन कॉन्टिनेंट में। मुझे लगता है उस 4 विंग एंजल ने शायद मिस्ट्रेस को वहीं पे कैद करके रखा हुआ है। वहाँ पे बस आर्च बिशप से नहीं बल्कि पोप के प्रीस्ट लेवल के पावर हाउस भी मौजूद है। अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो डीमन एम्पर की आंखों में डिटर्मिनेशन दिखाई देती है। वो बोलते हैं चिंता मत करो, ये छोटा सा बीस्ट एक्चुअली में फ्यूचर बीस्ट किंग है। मैं इसे 23 स्ट्रेंथ को हासिल करवाऊंगा, जैसे डीमन वर्ल्ड की जिम्मेदारी है बहुत जल्दी से सौंपी जा सके। जानोस फ्लेम बीस्ट की तरफ देख के बोलता है ये तो सही है, ये सच में एक अच्छा सक्सेसर बनेगा। और फ्लेम बीस्ट से बोलता है लिटिल वन, ये तुम्हारा घर है और इसे मजबूत करो, इसे तुम्हें फ्यूचर में प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। उन शब्दों को सुन के फ्लेम बीस्ट की आंखों में आंसू आ गए थे। उसके मुंह से एक आवाज निकलती गर्ल। वो अपने दिल में समझ गया था कि अब ये विदाई का समय है, जियान जा रहा है। ऑफकोर्स हरी गुड बाय अगली मुलाकात को और भी मजबूत बनाने के लिए होती है। फ्लेम बीस्ट ने जियान की इमेज को अपने दिल में छिपा लिया था। वो हमेशा उसकी फैमिली
रहेगा। दोनों के बीच में किस लेवल का कनेक्शन है डीमन एम्पर उसे अच्छे से समझ पाते हैं। वो जियान से बोलते हैं इस लिटिल गाय को मैं संभाल लूंगा, और अगली बार जब तुम इसे देखोगे तो इसकी ग्रोथ तुम्हारी इमेजिनेशन से भी ऊपर होगी। जियान सीरियसली नोट करता है, वो जानता था कि फ्लेम बीस्ट को अपने साथ रखने से वो एक्चुअली में उसकी ग्रोथ को रोक रहा होगा, तो उसके यहीं पे रहना जरूरी है। जियान अपनी स्टोरी को टच करता है जैसे फाइनली डीमन बुक बाहर आई थी। जियान बोलता सीनियर डीमन बुक है जो आपके पास होनी चाहिए, आपको इसकी इजाजत जरूरत है। मैं डीमन वर्ल्ड से जा रहा हूँ और इसका मेरे पास कोई खास उपयोग नहीं है। डीमन एम्पायर से बिना हेजिटेशन के एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो जियान को थैंक यू बोलते हैं। इस बुक के साथ उनका वेपन ढूंढना बहुत आसान होगा। डीमन एम्पायर का हाथ स्पेस में कुछ अजीब सी हैंड सीज को बनाता है। वो कहते हैं क्योंकि तुम्हारा डीमन वर्ल्ड का सफर पूरा हो चुका है तो मैं तुम्हें वहां भेजता हूँ जहाँ तुम्हें जाना चाहिए। शाओक्लन के सीनियर्स ने जो क्लूज छोड़े और तुम्हारी इमोर्टैलिटी का सीक्रेट ये सब वहीं मौजूद है। वहां से सब कुछ लेके सीधे लौट आना। तुम्हारा अगला स्टाइल डूइन कॉन्टिनेंट ही होना चाहिए। वो एक बेहतरीन जगह है। उम्मीद है बच्चे जब हम अगली बार मिलेंगे तो तुम रिनकार्नेशन तक पहुंच चुके होगे। तुम अपने क्लैन के असली मामलों में तभी इंटरफेयर कर सकते हो। जियान को कुछ भी कहने का मौका नहीं मिलता है। अगली बॉडी से वैंग बज बज की आवाजों के साथ डीमन एम्पर की बॉडी से एक पावरफुल रिनकार्नेशन फोर्स इरप्ट हुई थी जो जियान को एक प्रोटेक्टिव बैरियर में ढके उस केव के अंदर ढकेल देती है। यही वो शाओक्लन के खजाने होते हैं जिन्हें उन एंसेस्टर्स ने अपने डिसेंडेंट के लिए छोड़ा था। बाहर आके हीशा रोलैंग पूछते हैं मास्टर शाओक्लन की पेट्रियार्क ने ऐसी क्या चीज छोड़ी है जैसे डीमन फ्रेड केव के अंदर होना चाहिए। डीमन एम्पर बॉय से कोड के बोलते हैं मुझे नहीं पता, मेरी पावर के साथ भी मैं अंदर झांक नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे याद है कि सोलमैन ने कहा था कि कोई फ्लेम होगी। हीशा रोलैंग बोलते हैं इमोर्टैलिटी और फ्लेम। डीमन एम्पर बोलते हैं क्या इस पावर को समझ पाता है, ये उसकी एबिलिटीज पर डिपेंड करेगा। अब चलो मुझे अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करना होगा क्योंकि इविल रेस ने अपनी टॉप पावर्स में से 3 लोगों को खो दिया है, तो वो जल्दी हरकत में आ जाएंगे। उनके पास एक थॉट से सामने का स्पेस रेपल हुआ था जो फ्लेम भी इसके साथ सबको अंदर खींच लेता है। और वेल इसी तरीके से पूरा होता है जियान के डीमन वर्ल्ड का सफर। हम सीधा सीन को शिफ्ट करते हैं जियान की तरफ। इस मोमेंट में उसकी बॉडी में से कुछ अजीब सी फ्लक्चुएशंस रेडिएट हो रही होती हैं जिन्हें इस गुफा के अंदर का स्पेस खींच रहा था। ये जगह शांत दिखती है पर जियान को हर जगह से एक मिस्टीरियस प्रेशर फील होता है। वो अनकंट्रोलेबली आगे बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे और भी गहराई में जाता है एक खास किस्म की पावर उसकी सोल से जुड़ने लगती है। पहले एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है जब जियान का फिगर रुका था। जो मंजर उसके सामने आया होता है उसने उसे स्टन कर दिया था। एक बड़ी सी आइस वर्क थी जिसके चारों तरफ काउंटलेस आइस सोर्स फ्लोट कर रही होती है। ये गोल गोल घूम रही थी। अगर दूर से देखा जाए तो ये मिलके एक बड़ी सी सोर्ड फॉर्मेशन को बनाते हैं जिन्होंने अंदर की उन अजीब सी फ्लक्चुएशंस को कैद करके रखा था। हाउएवर जब जियान इस चीज के करीब आता है उसके अंदर का फ्लेम मंत्र और हुल फ्लेम बेचैन होने लगते हैं। जियान कहता है ये उसकी सोल पावर बता रही थी कि वो डीमन फ्रेड केव की काफी गहराई में आ चुका है और एक फॉर्मेशन की पावर उसके दिल पे भी प्रेशर डाल रही होती है। अच्छी बात है उसकी बॉडी को पहले रिइंकार्नेशन पावर प्रोटेक्ट कर रही थी जो सीधी डीमन एम्पर से आई होती है। वो ये सोच के वो चैन की सांस ही ले रहा था तभी वुश 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 की आवाज के साथ कई सोर्स उसकी तरफ बढ़ती हैं। जियान कहता है फ्लेम ऑफ के साउंड साथ उसकी बॉडी को एक और फ्लेम की लेयर ढक लेती है। ये आइट सोर्स क्लैंग 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 के साउंड के साथ उसे टकराती है। जियान का ध्यान जाता है फॉर्मेशन के नीचे की तरफ जिसे सफेद धुएं ने ढक रखा होता है। भले ही जियान इसे देख ना पा रहा हो लेकिन वो फील कर पाता है कि यहाँ जो भी चीज मौजूद है वो जरूर बेशकीमती है। चेंज होती है जियान की हैंडसी जैसे उसकी एम्बर फ्लेम 4 अलग अलग रंगों की फ्लेम्स में डिवाइड हो जाती है। ये सारी फ्लेम्स अपनी अलग अलग एबिलिटीज का इस्तेमाल करके जियान को फॉर्मेशन के प्रेशर से बचाती है। जब कई अटैक्स के बाद भी सोर्ड फॉर्मेशन को कोई फायदा नहीं होता वो अपने आप ही थम जाती है। वो वूशिंग आवाजों के साथ वापस लौटने वाली आइस सोर्ड फिर से एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बदल गई थी। इस फॉर्मेशन के बिल्कुल बीच में यंग यांग बैगुओ साइन दिखाई दे रहा होता है। जब जेनिस यंग यांग पैटर्न को देखता है उसके दिमाग में फिर होती कुछ नई फ्लक्चुएशंस जो उसे चौंका देती हैं। ऐसा लगता है जैसे जियान के सामने की दुनिया बदल गई हो। अब वो एक हरे भरे घने जंगल में आ चुका होता है। वेल एग्जैक्टली जंगल की बीचों बीच की जगह थी जहाँ पे मौजूद होती है एक फ्रेश वाटर लेक। इस झील के बिल्कुल सेंटर में मौजूद होते हैं डीमन एम्परर। उनका चेहरा शांत और ऑरे में एंशिएंट वाइब्स थी। वहीं पे उनके दोनों तरफ 2 मछलियां तैर रही होती है, एक काली और एक सफेद। ऐसा लगता है दोनों फिशेस ये नियांग की तरह एक बैलेंस को बना के रख रही हूँ। जान बड़बड़ाते हुए बोलता है टाई इमोर्टल जजमेंट। तब उसके कान में गरगल गरगल की आवाज जाती है। वो दोनों ही मछलियां डीमन एम्पर की बॉडी में समा जाती हैं। उनके आसपास अब भी होते हैं 2 काले सफेद रंग के अक्षर। ये थे टाई शैनजो। इस नजारे को देखते ही जियान के शरीर के अंदर जो इमोर्टल फ्लेम मौजूद थी वो भयंकर तरीके से वायलेंट होती है। स्पेस बैंक बजिंग आवाजों के साथ ट्रेम्बल होता है। फ्लेम बाहरी दुनिया में अपीयर होकर सीधा फॉर्मेशन से टकरा गई थी। ये फ्लेम जियान के कंट्रोल में नहीं होती, स्पेशली कोलिजन के बैंग 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 साउंड गूंज रहे होते हैं, साथ में फैलती हैं जो होली फ्लेम और की टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस। जियान जानता था कि अभी वो
वो जिस लेवल पे फ्लेम को कंट्रोल करता है वो इस लेवल की पावर बिल्कुल नहीं दिखा पाती। धीरे धीरे उसके सामने की सोर्ड फॉर्मेशन टूटती है। चारों तरफ जो सफेद रंग का धुआं फैला हुआ था वो अपने आप ही होली फ्लेम से प्योरीफाई होने लगता है और खुलता है एक पैसेज, ऑफ कोर्स जो कि उस बर्फ के पहाड़ के ऊपर था। इस पोर्टल के अंदर से एमरल्ड ग्रीन रोशनी बाहर आ रही होती है। ये और इतना टेरिफाइंग होता है कि जियान की 5 होली फ्लेम्स भी इसके सामने नॉर्मल सी लगती हैं। वो सुप्रीम होली फ्लेम से भी परे थी। ये थी इमोर्टलिटी की वेव और डेमोनिक पावर अब भी जियान को प्रोटेक्ट कर रही होती है। लेकिन जो रिपल्स उस एमरल्ड ग्रीन पैसेज से रिलीज होती है सीधे से इनकारनेशन डेमोनिक एनर्जी के बैरियर को क्रॉस करके जियान के माइंड को अफेक्ट कर पाती है। वो उस मिस्टीरियस एंशिएंट फोर्स को फील करता है। जियान कहता है कि अजीब पैसेज है। अभी उसकी करंट स्ट्रेंथ इस इम्प्रिजनिंग पावर का बिल्कुल सामना नहीं कर सकती थी। चाहे रेओरा भले बाहर से बहुत प्रेशराइजिंग हो, जैसे एचएचओ की सांसें थम जाए, बट जियान के अंदर जो होली फ्लेम्स ऑफ फेंजू होता है उसकी फायरी हॉट फ्लक्चुएशंस कुछ और कह रही होती हैं। जन से कोड़ते हुए बोलता है, लगता है पैसेज मेरी होली फ्लेम्स ऑफ फ्लेम मंत्रा से काफी गहरे तरीके से जुड़ा हुआ है। हाँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अंदर जाना होगा। वो बिना हेजिटेशन के शूट हो जाता है उस पैसेज की तरफ। अंदर जाने के बाद जो चीज उसे सबसे पहले फील होती है वो था एक बहुत ही हैवी डेमोनिक ऑरा जिसने ऑलमोस्ट उसे कुचल दिया था। उन सरसराती फ्लक्चुएशंस की वजह से जियान का दिमाग झन्ना गया था। यह कुछ ऐसा था जैसे जियान की बॉडी पावर में बदलने वाली हो। अब उसकी सारी मसल्स टेंस हो चुकी होती और सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। बट एग्जैक्टली इसी मोमेंट में जियान की बॉडी में से वाइंग की साउंड के साथ रिलीज होती कुछ बहुत ही मिस्टीरियस फ्लक्चुएशंस। उसकी नसों में उसका शॉक का ब्लड उफान मारने लगता है। वहीं पे उसके आईब्रोज के मार्ग में से निकलने वाली फोर्स जियान को चारों तरफ एक लाल रंग की शील्ड में ढक लेती है। वो गहरी सांस लेके बोलता है, शाओ ग्लैन ब्लड लाइन। तो यहाँ की चीजें सच में हमारे सीनियर से जुड़ी हुई हैं। ये पैसेज बहुत बड़ा होता है। उसके दोनों साइड जो दीवारें थी ऐसा लगता है ये भी आसमान को छूती हो। इनमें जगह जगह पे कई इमेजेस बनी होती हैं। कहीं इमोर्टल वर्ड्स दिखाई देती तो कहीं बीस्ट जिनके पंख, पंजे और आंखें सब कुछ रियल जैसे लगते हैं, मानो कभी भी जिंदा हो सकते हो। जियान तब भी अपनी अलर्टनेस को छोड़ता नहीं है। वो धीरे से हाथ बढ़ा के एक इमेज को छूता है। अचानक से वो पॉइंट जहाँ पे जियान ने टच किया होता है उसमें से एक हम की आवाज निकलती है। जुश की साउंड साथ एक बीस एनर्जी निकली थी जो सीधे जियान की बॉडी में घुसने लगती है जैसे वो उसे निकलना चाहती हो। लेकिन वो लाल रंग का बैरियर और डेमोनिक ऑरा ची की साउंड था तो उसे रोकने लगता है। इस ऑरा में फैलती है पावरफुल रिपल्स। जियान उसे इमेज से पीछे हट के बोलता है, ये म्यूरल्स ये कोई सजावट नहीं बल्कि इनमें रहस्य छुपे हुए हैं। फिर अचानक से देखते देखते सारे बीस जिंदा होने लगे थे। ये सब चिया और धाड़ों की आवाज निकालते हैं। ये एक एक करके दीवारों से बाहर कूदने लगते हैं। वो बिना हेजिटेशन के एक्टिवेट करता है अपने फ्लेम मंत्रा को। होल फ्लेम शावू 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 की आवाजों के साथ उसकी बॉडी को सोल्ड की तरह ढक लेती है। जियान बोलता है, इतने सारे बीस्ट। हाउएवर यही वो इंस्टेंट था जब स्पेस में एक गहरी लेकिन नरम सी आवाज गूंजती है जो कहती है, लिटिल वन यहाँ पे आओ। इस आवाज के साथ ही गोल्डन लाइट निकली थी जो जियान के शरीर को ढक के अपने अंदर खींच लेती है। इस सुनहरी रोशनी के अपीयर होते हुए मिरर से निकलने वाले बीस्ट जो जियान के दुश्मन बन चुके होते हैं वो फिर से वापस लौट के पत्थरों की कार्विंग्स बन गए थे। ये गोल्डन लाइट जियान को पैसेज के अंत तक ले जाती है। जब कुछ देर के बाद एक बैरियर को पार करता है उसके माथे में एक अजीब सा दर्द उठाता। हाउएवर जैसे फोर्स उसे आगे ले जाती है ये दर्द भी धीरे धीरे कम होने लगता है। जब जियान ने अपनी रिलीफ के साथ आंखें खोली होती हैं अभी उसी झील के सामने होता है जो उसने आइसोड फॉर्मेशन की इल्यूजरी इमेज में देखा था। जहाँ जहाँ तक नजरें जाती दिखाई देता है एक डेंस जंगल, बीच में वही फ्रेश वाटर लेक जो कि एक मिस्टीरियस रोशनी से भरी होती है। वो हैरानी के साथ कहता है, ये वही जगह है। तभी फिर से वो नरम आवाज सुनाई देती है जो कहती है, आओ। ये वॉइस भली पंख जितनी हल्की हो लेकिन जियान के खून को ट्रेम्बल कर देती है जैसे अथॉरिटी हो। एट द सेम टाइम वो फील करता है कि ऑरा डीमन एम्पर से भी ऊपर का है। वो जंगल के रास्ते उस लेक की तरफ बढ़ गया था। ऑफ कोर्स चीजें अक्सर इतनी आसान नहीं होती जितनी वो दूर से देखती हैं। कान में जाती सर की आवाजें। उसके चारों तरफ के एंशिएंट ट्रीज तेज से हिलने लगते हैं। ये अपनी अपनी ब्रांचेस को फैला के उसके रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। वहीं पे उसकी बॉडी को स्कारलेट शील्ड प्रोटेक्ट कर रही होती है। ये भी गायब हो चुकी थी। जब इस्तेमाल करने की कोशिश करता है अपने ऑरे को वो पाता है कि उसकी पावर्स काम नहीं कर रही। फाइनली अपनी पीठ से रूलर को निकाल के वो कहता है, अब क्या। अच्छी बात यह है कि वो आवाज फिर से बोलती है, पीछे हटो। ये हटो 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 वाला साउंड गूंजता रहता है। इसे सुन के पेड़ अपने आप ही शांत हो गए थे। ये धीरे धीरे सिर्फ जंग का रास्ता नहीं छोड़ते हैं बल्कि अपनी टहनियों को इस तरीके झुकाते हैं जैसे वो किसी सुप्रीम बीइंग की रेस्पेक्ट कर रहे हो। ये मोमेंट जियान के लिए भी बहुत ग्रैंड था। अब ये भी इस एमरल्ड ग्रीन पैसेज में सैकड़ों मॉन्स्टर्स उसके ऊपर हमला कर रहे थे। फिर ये पेड़ जिस तरीके से उसका रास्ता रोक रहे होते हैं। बार बार अपीयर होने वाली इस लेवल की रिस्ट्रिक्शंस इवन इनकारनेशन लेवल के बीइंग्स को भी रोकने के लिए काफी थी। लेकिन इस आवाज के सामने सब कुछ शांत हो गया। अभी चाहे उसका स्पिरिचुअल परसेप्शन हो या फिर उसकी होली फ्लेम, ये सब बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहे होते हैं। इवन उसके शाओक्लैन की ब्लड लाइन में भी हलचल बंद हो गई होती है। यानी ठंडी सांस भर के बोलते हैं, मुझे स्टेप बाय स्टेप
स्टेप ही आगे बढ़ना होगा। फाइनली जैसे जैसे उसके कदम आगे बढ़ते हैं, चारों तरफ के पेड़ पौधे उतने ही मिस्टीरियस होते जाते हैं। इनके अंदर से फील होने वाली फ्लक्चुएशन बिल्कुल एबनॉर्मल थी। स्पेशली अभी पावर हॉस्टिलिटी नहीं, बल्कि उसे इसमें एक अपनापन महसूस होता है। कुछ ही देर में उसके कान में कई क्रैश क्रैश की आवाज आती है। ये पानी की बड़ी बड़ी लहरों की आवाजें थी। लेके एज पे जाके उसका रास्ता खत्म हो जाता है। उसके सामने वो झील थी जिसका पानी शीशे की तरह चमक रहा था। जान को इसमें से अलग ही तरह की फ्रेशनेस महसूस होती है जब उसकी नजरें चारों तरफ दौड़ रही होती हैं। फाइनली उसके ध्यान को लेक के बीच में एक टापू खींचता है। जान खुद से बोलता है क्या आवाज वहां से आ रही थी। ये आइलैंड बहुत छोटा था, मुश्किल से करीब 100 मीटर का रहा होगा। हाउएवर इसके बीचों बीच में एक स्टोन स्टैल खड़ी होती है। इस ह्यूज मॉन्यूमेंट को चारों तरफ से सुनहरी पत्थरों ने ढक रखा होता है, जो इस चीज को और भी मिस्टीरियस बना देता है। जब उसकी नजरें स्टैल के ऊपर जाती हैं, उसकी शाउकलैंड वुडलाइन जो कि शांत हो गई थी, वो फिर से एक्टिवेट हो जाती है। साथ में एक्टिवेट होता है उसका फ्लेम मंत्र। पफ की आवाज साथ एम्बर रॉक सोल फायर और इमोर्टल फ्लेम दोनों ही बाहर अपीयर होती हैं। लेकिन जन हैरान नहीं होता है। इस जगह पे आने के बाद उसका होली फ्लेम पे कंट्रोल वैसे भी नहीं रहा है। बस अजीब बात ये होती है कि होली फ्लेम जैसे एग्जिस्टेंस भी उस स्टोन स्टेल के सामने कांप रहे होते हैं, जैसे किसी सुप्रीम एग्जिस्टेंस को फील कर रहे हो। वो जेंटल वॉइस फिर से कहती है बच्चे यहाँ पे आओ। आइलैंड के बीच में इस गोल्डन पाथ निकलता है जो जियान के शरीर को अपनी तरफ खींच लेता है। अपने टर्बुलेंट इमोशंस को शांत करते हुए वो ध्यान से फील करता है स्टोन स्टाइल के अंदर की पावर को। इन फैमिली फ्लक्चुएशंस पे डाउट नहीं किया जा सकता था। वो दोनों हाथ कब करके बोलता है मैं डिसेंडेंट जियान सीनियर आपको ग्रीट करता हूँ। जियान अपने सिर को झुकाए रहता है। हाउएवर इस बार कोई जवाब नहीं आया था। वो गाइडिंग वॉइस भी गायब हो गई होती है। 1 2 3 सेकंड, फिर अचानक से वो फील करता है कि उसकी फ्लेम की इंटेंसिटी बढ़ी है। ये उसी स्टोन मॉन्यूमेंट की तरफ इशारा कर रही थी। इससे पहले जियान कुछ कर पाता, उस स्टोन सेल में से शू 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 की साउंड के साथ एक पावरफुल एनर्जी वे फैलती है जो सीधा बढ़ने लगी थी जियान की तरफ। जियान कहता है नॉट गुड। खासकर उसका एक्सप्रेशन इसलिए खराब होते हैं क्योंकि वो किसी भी तरीके की पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अच्छी बात है जब ये रोशनी उसके 10 मीटर के दायरे में एंटर करती है, ये धीरे धीरे एक चीज का आकार लेने लगी थी। पहले कोई फिगर नहीं बल्कि एक मैप होता है, एक पुराना सा नक्शा। जियान को इस मैप के ऊपर कई सिंबल्स और अजीब से कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। हाउएवर जो चीज जियान के ध्यान को खींचती है वो पैटर्न्स नहीं थे, बल्कि एक सीन होता है। वो पाता है कि अजीब सा पीला सा मैप लगता ही तो हिस्सों में बटा होगा और उसके सामने बस लेफ्ट पार्ट था। इस हिस्से में 3 फिगर खड़े होते हैं। तीनों ने अपने हाथ ऊपर उठाए हुए थे। इनके होठ इस तरीके से खुले होते हैं जैसे कोई मंत्र पढ़ रहे हो। दूसरी तरफ उसे कुछ फेंट आउटलाइंस दिखाई देती हैं। जियान को इसमें से ऐसी फीलिंग आती जैसे सैक्रिफाइस में शामिल हो। अफसोस की बात है क्योंकि मैप पूरा नहीं होता, वो कंप्लीट सीन को देख नहीं सकता था। मैप के बिल्कुल बीच में एक चमकता हुआ गोल सूरज होता है। अपने उसी चीज को अपने हाथों में उठा रखा था। जब इस नक्शे के ऊपर फोकस कर रहा होता है, उसका सोल ट्रेम्बल हो जाता है। वो पाता है कि इस चीज पे जितना फोकस कर रहा है उसकी सोल स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा खर्च हो रही होती है, जैसे बातें उसके परसेप्शन से परे हो। जान को मालूम भी नहीं पड़ता कि वो कफ ऑफ की आवाज के साथ खून उगल देता है। वो उससे बोझता है नहीं रुकना होगा। हाउएवर तभी उसकी एम्बर रॉक सोल फायर वो खुद मैप की तरफ बढ़ने लगती है। जियान चिल्ला के बोलता है नहीं, लेकिन वुशिंग की आवाज के साथ बढ़ने वाली फ्लेम उसकी पकड़ से बाहर थी। इस जगह में हम की साउंड के साथ कुछ एंशिएंट चैंटिंग साउंड गूंजने लगी थी। मैप बुरी तरह से ट्रेम्बल होता है। निकलते एक पावरफुल गोल्डन फोर्स जनरली ट्रेम्बल और आंखों से देखता है कि और एक्चुअली में उसे सूरज से आ रहा था। वो चमकता हुआ सूरज उसकी नजरों को अंदर खींचने लगता है। जब जियान के दिमाग में लाइट क्लियर होती है, उसे सूरज के अंदर एक गोल्डन फ्लेम फॉक्स दिखाई देती है। इसके पूरे शरीर पे गोल्डन रिव्यूज चमक रहे होते हैं। इसकी पावर इतनी ओवरवेलमिंग होती है कि भले चीज रियल ना हो, लेकिन तब भी जियान के घुटने कटकटाने लगते हैं। उसे ऐसा प्रेशर फील हो रहा था। फिर अचानक से उसके दिमाग में गूंजते हैं कुछ शब्द जो उसे बिल्कुल हक्का बक्का कर देते हैं। ये शब्द थे गोल्डन फ्लेम, 6 फिगर, 6 फ्लेम्स। जियान का मुंह आंखें डब्बे की तरह खुली रह जाती हैं। उसे कहते हैं असंभव, होली फ्लेम लिस्ट की नंबर 3 हेवली डाउन इनकार्नेशन फ्लेम है। लेकिन ऐसा कैसे? उस गोल्डन फ्लेम के प्रेशर ने ऑलमोस्ट उसकी सोल को कुचल दिया था, लेकिन जियान अपनी नजरों को मैप से हटाता नहीं है। आखिरकार उसे जिस चीज का सुराग मिला होता है वो पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड को उलट-पलट करने के लिए काफी होती है। वो न चाहते हुए बार बार बोलता है कैसे पॉसिबल है कि शरीर की सारी ताकतें चुपचाप से सरेंडर कर रही थी। वो चाहे कितनी कोशिश कर रहा हो लेकिन रेस्ट नहीं कर पाता। होली फ्लेम रैंकिंग लिस्ट में नंबर 3। हमें समझना चाहिए कि अभी टॉप 10 में कोई वैसी फ्लेम नहीं है जो जियान को छूते ही तबाह न कर दे। अच्छी बात ये होती कि इसी मोमेंट में चारों तरफ फैला हुआ गोल्डन ऑरा धीरे धीरे एक जगह पे कंडेंस हुआ था। ये फॉर्म लेता है एक व्हाइट हेड ओल्ड मैन का, जो उसके बोलता है ही लिटिल गाय, हमारी स्ट्रेंथ और परसेप्शन सच में बुरा नहीं है। इस बुड्ढे के चेहरे पे एक अजीब सी जेंटलनेस होती है, खासकर बाल इतने बड़े थे कि पूरे शरीर को ढका जा सके, और वो जियान को हल्की स्माइल के साथ देख रहा होता है। बस एक एनर्जी फॉर्म होने के बाद भी उसका प्रेशर और वो इंटीमेसी जियान क्लियरली फील कर पाता है कि वो ऐसा बस अपने एंसेस्टर्स से फील कर सकता है। वो इस ओल्ड फिगर को तुरंत ही
झुक के ग्रीट करता है। जान को देख रही ओल्ड मैन की नजरों में सेटिस्फेक्शन होता है, जैसे इस बच्चे ने उसके दिल को रिलीफ पहुंचाई हो। वो बोलता है यहाँ तक पहुंचने का मतलब साफ है कि डीमन एम्पर ने तुम्हारी मदद करी होगी, और क्योंकि तुम इस जगह तक पहुंच पाए हो तो फिर तुम्हारी ब्लड लाइन के ऊपर शक नहीं किया जा सकता, तो हमारी शाओ क्लैन का ही खून लो। आखिरकार मेरे डिसेंडेंट के अलावा डीमन एम्पर भी इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। जैन सोलम टोन में बोलता है डीमन एम्पर अब सील से बाहर आ चुके हैं और वो डीमन वर्ल्ड को फिर से यूनिफाई कर रहे हैं। ये जूनियर उनकी परमिशन से यहाँ पे आया है शाओ क्लैन के एंसेस्टर के द्वारा छोड़ी हुई रेलिक्स को वापस लेने। जब वो ओल्ड मैन जियान की आंखों में उन उम्मीदों को देखता है, वो थोड़ा खांस के बोलता है इतनी भी उम्मीदें लगाने की जरूरत नहीं है। डीमन एम्पर से अलग होते हुए मैंने बहुत कुछ पीछे छोड़ा नहीं था। ये जो सामने दिख रहा है वो मेरी विरासत है। उसकी नजरें उस मैप पे जाती हैं। जियान के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन होते हैं। वो हेजिटेशन के साथ पूछता है ये सच में हेवली डाउ इनकार्नेशन फ्लेम का मैप है? होली फ्लेम रैंकिंग में नंबर 3 पे। वो ओल्ड मैन कहता है हाँ तुमने सही पहचाना। ये चीज भले इनकम्प्लीट हो लेकिन इसकी वैल्यू को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि असली रहस्य तुम्हें आगे चल के मालूम पड़ेंगे। लेकिन याद रखना जब तक तुम्हारी स्ट्रेंथ 8 साल इमोर्टल तक नहीं पहुंच जाती, इस चीज को बिल्कुल छूना भी मत, वरना इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसे तुम संभाल नहीं पाओगे। ये हेवली डाउन इनकार्नेशन फ्लेम का मैप उस ओल्ड मॉन्स्टर की आंखों में भी प्राइसलेस है। ये बुड्ढा जो कि किसी और को बुड्ढा बोल रहा था, वे इसकी आंखों में डर और रिस्पेक्ट दोनों दिखते हैं। ज्ञान मनी मन में दोहराता है 8 साल इमोर्टल, 3rd रैंक होली फ्लेम और 6 पाथ। अभी इसकी आंखों में हल्की सी निराशा भी थी। इस डीमन वर्ल्ड की जर्नी में पर्सनल स्ट्रेंथ के मामले में जियान को कुछ खास हासिल नहीं हुआ था। ऑफ कोर्स ऐसा उसे लगता था। हाँ, डीमन एम्पर और बीस्ट किंग के सपोर्ट के साथ उसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, लेकिन ये सब तो फ्यूचर की बात है। वहीं पे उसे इमीडिएट ग्रोथ चाहिए। वो मनी मन में कहता है चलो कम से कम मेरी क्योटिक दुखी शांत हो गई है और मैं 7 स्टार दोशियान के मिड स्टेज तक पहुंच गया हूँ। जब जियान गई सोच में खोया हुआ था, वो ओल्ड मैन का फिगर कहता है कि लिटिल गाय, ये होली फ्लेम हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हें सब में पाने पे से हासिल करना ही होगा, लेकिन अभी मैं ज्यादा मदद नहीं कर सकता हूँ। आखिरकार अगर मेरे एग्जिस्टेंस को किसी ने सेंस कर लिया तो शाओ क्लैन की आखिरी उम्मीद भी मिट जाएगी। तुम इस रेमनेंट मैप को रख लो। मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि तुम्हें आगे अंडरवर्ल्ड जाने का मौका मिलेगा। वो हमारे शाओ क्लैन का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तुम्हारे पास जो भी सवाल है उनके जवाब वहीं पे मिलेंगे। जैन हाथ कब करके बोलता है जूनियर इन ऑर्डर्स को फॉलो करेगा, लेकिन सीनियर ये शाओ क्लैन के गार्डियंस कौन है? वो ओल्ड फिगर एक्सप्लेन करता है शाओ क्लैन वेलो गार्डियंस हमारे क्लैन की आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस है। एंशिएंट टाइम में हमने इविलियस के कई क्लैंस को हराया, लेकिन इसकी वजह से हमारी ताकत भी बहुत घट गई थी। शाओ क्लैन के अंदर कई बिट्रेयल्स भी हुए, जैसे एंड में जाके हम गायब हो गए। अब वो गार्डियंस ही है जो इस ग्रेट 10,000 वर्ल्ड की सेफ्टी से जुड़ी हुई चीजों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हमें उन्हें छोड़ना पड़ा, वरना वो भी हमारे साथ कैद हो जाते और तब इस दुनिया में हमारे शाओ क्लैन के रिकवर करने का कोई सवाल नहीं उठता था। इस ओल्ड मैन के बोलने के लहजे में गहरा गिल्ट होता है। वो जियान से बोलता है बच्चे मैं जानता हूँ कि इनका जो कर्ज शाओ क्लैन के ऊपर है हमें उसकी कहीं न कहीं कीमत चुकानी पड़ेगी, इसलिए हमें माफ कर देना। जियान से झुका के बोलता है ठीक है जूनियर, समझ गया। वो ओल्ड मैन कुछ समय तक शांत रहा था। ये बच्चा जिस तरीके से कोई भी शिकायत नहीं कर रहा है, लगता है उसे जियान की पर्सनैलिटी काफी पसंद आई होती है। वो कहता है अच्छा मैं तुम्हें एक आखिरी गिफ्ट देता हूँ, अपनी बाकी की होली फ्लेम्स और इमोर्टल फ्लेम को बाहर निकालो। तुम यहाँ पे अनडाइंग और इमोर्टलिटी का असली रहस्य देखोगे, जैसे डीमन एम्पर जैसी स्टेट को हासिल कर पाओगे। बिना हेजिटेशन की जियान की फ्लेम्स रिलीज होती हैं जो चुपचाप से उसके सामने आके फ्लोट करने लगी थी। जब इल्यूजरी ओल्ड फिगर इन दोनों क्लस्टर्स को देखता है, उसकी आंखें कई इमोशन से चमकती हैं। वो बोलता है दोनों छोटे साथियों हम फिर से मिल रहे हैं। उसके हाथ हवा में लहराते हैं, फ्लेम बढ़ जाती है स्टोन स्टाइल की तरफ। अब ऐसा क्या जादू होने वाला है जो जियान की डीमन वर्ल्ड की जर्नी को वर्थ वाइल बना देगा। नेक्स्ट एपिसोड में जियान इस जगह से टाटा बाय बाय करेगा और हम सीधा फोकस कर रहे होंगे जूनियर के ऊपर। बेसिकली अगले पार्ट में नेक्स्ट आर्क की होगी शुरुआत। इस आर्क में सोल पैलेस, एंशिएंट क्लैंस और होली सी जैसी मिस्टीरियस फोर्सेस के बारे में हम डिटेल में जान रहे होंगे। मुझे लगता है आप इसे काफी एंजॉय करने वाले हो। बस रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ा धैर्य बना के रखना। वैसे भी हम स्टोरी की फाइनल डैश में एंटर कर चुके हैं एंड बिलीव मी पूरी फ्लेम एम्पर की स्टोरी कैसे खत्म हो जाएगी हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा। वैसे आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी डू टेल अस इन दी कमेंट सेक्शन। आपके पास अगर कोई सवाल या फिर सुझाव है उन्हें भी जरूर शेयर करें, और जिनसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं हो रहा है उसे देखना चाहते हैं आज शाम को ही, वो डेफिनेटली पार्ट बन सकते हैं हेल गार्डन की मेंबरशिप का। जैसे ही हम शाम को अर्ली एक्सेस एपिसोड को रिलीज करते हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। मेंबरशिप के होते हैं बेसिकली 3 लेवल्स। बेसिक लेवल जिसमें एक एक्स्ट्रा एपिसोड मिलता है, उसे सारे मेंबर्स एंजॉय कर पाते हैं। वहीं पे जो हमेशा से 2 से 3 एपिसोड्स आगे रहना चाहते हैं अपनी मेंबरशिप लेवल्स को इमोर्टल एम्पर या उसी ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। कौन सी ऑप्शन है आपके हाथ में। जॉइन का ऑप्शन चैनल के होम पेज सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा, उसे चेकआउट जरूर करना। तब तक के लिए तुम्हारे भाई की तरफ से अलविदा।